होती टिकट नहीं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे देश में लाइसेंस कैसे बनते हैं और उसके बाद जो एक्सीडेंट्स का सिलसिला शुरू होता है वो किस तरह से बढ़ता है, ये जब हमने जानने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने किस तरह से लाइसेंस राज का खुलासा किया वो एक बार आपको सुनाते हैं और आप सब उससे वाकिफ भी हैं। मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हैं। मैंने 10वीं पास कर रखी है, स्कूल सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में, लेकिन उसके बावजूद मैं लाइसेंस में अपने आया हूँ, कहते हैं बंद पड़े हैं। उसके बाद कहते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना, चक्कर काटते हैं। डीलर के थ्रू काम करो, डीलर कहता है कि 6,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे। अब किस जरिए हम कल अपना लाइसेंस देना है, पहले दिन हमारे चालान काट देते हैं, उससे हम परेशान हो जाते हैं। भाई लाइसेंस तुम लगा नहीं रहे, एक नंबर में हम काम करने आते हैं, तुम मना कर दे दो भैया काम हो नहीं रहा। तो आप ये कह रहे हो कि लाइसेंस बनवाने में आपको बड़ी दिक्कत आ रही है? मुझे तो बहुत दिक्कत आ रही है। मैं बिना लाइसेंस के अपना ऑटो चला रहा हूँ, मेरा बिना लाइसेंस का। मैंने कल भी आई के ऊपर अपना चालान कटवाया। मैंने सर मैं लाइसेंस कहाँ से बनाऊँ, वो बंद पड़े हैं, अपने भी बच्चों भूखा छोड़ दिया मान रोड पर, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हरियाणा किधर सुधर, अगर तुम पैसे घर पे दे देते लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट ले लो, यहाँ बैठा हूँ मैं मंगवा देता हूँ किस्ती की। दलाल को एडवांस पहले देने होते, जैसे 1,000 रुपये पहले दे दिए, उन्हें फीस भरवा के दे दिया, लर्निंग हाथ में दे दिए, 2 महीने और बाद अपना ओरिजिनल आ जाएगा, अपना पैसे ले लेंगे पूरे घर पानी, जो अपना गाड़ी चलाओ जो मर्जी करो। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनते हैं, नियम क्या है, एक नजर अगर हम उस पर डालें, आप सब उसके आसपास हैं, क्योंकि लगभग हमारे देश के हर शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन 2 प्रकार के लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और एक जो रेगुलर लाइसेंस होता है, लेकिन इन दोनों को बनाने के लिए धारक की आयु जो है वो हमें मालूम है 18 वर्ष होनी चाहिए। कॉमर्शियल वाहन के लिए 20 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सार्वजनिक स्थल पर मुख्य वाहन निकालने का अधिकार इसके दोनों के साथ मिल जाता है। लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के वैध होता है। वाहन के लिए यातायात नियमों की जानकारी जरूरी होती है। टेस्ट में पास होने पर स्थायी लाइसेंस बनता है। टेस्ट के लिए अपना वाहन लाना आवश्यक होता है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ नहीं होती हैं। लगभग दिल्ली में कहा जाता है कि होती है, लेकिन उसके बाद भी नजर नहीं आती है। लेकिन यही अगर एक नजर हम अमेरिका में डालें, जहां सड़क हादसों की संख्या भारत की तुलना में कई गुना कम है, वहां पर हालांकि आयु जो है 14 से 17 वर्ष है, हमारे यहाँ से कम है। कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए 21 साल है, जो लगभग हमारे यहाँ के बराबर है। लाइसेंस के लिए वहां बाकायदा ड्राइविंग शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है और डीएल के लिए ड्राइविंग स्कूल का कोर्स करना जरूरी है। वहां पर हाई स्कूल के छात्र वहां एडमिशन उसमें ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते हैं। सबसे टफ एग्जाम अगर वहां पे कोई होता है तो वो ड्राइविंग का एग्जाम होता है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना होता है, मेडिकल टेस्ट पास करना जरूरी होता है। की जीवन का सबसे कठिन टेस्ट कहते हैं इसको। उसके बाद वहां पर अगर लाइसेंस बनता है तो उसके नतीजे ये होते हैं कि एक्सीडेंट वहां उस तरह से नहीं होते जितने हमारे यहाँ होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सड़क हादसों के बाद जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनमें से ही एक हमारे साथ है डॉक्टर फ्रांसिस, और आज जिस तरह से वो बाकायदा गाजियाबाद में सड़क हादसों को रोकने के अभियान में जुटी हुई है। बहुत संक्षेप में मैं पहले आपसे दर्शकों की जानकारी के लिए उस हादसे के बारे में जानना चाहूंगी जो आपके परिवार के साथ हुआ था, उसके बाद आपका पूरा जीवन बदल गया। मेरी बेटी थी निक्की, सबसे छोटी, और वो इसी तरह रोड एक्सीडेंट में, क्योंकि वहां पर भी कोई, जैसे आज मैं खड़ी होती हूँ, उस कट के ऊपर पहले कोई खड़ा होता तो शायद वो अच्छे नहीं होता, और उससे पहले भी कई एक्सीडेंट हो चुके थे। मैं देख चुकी थी वहां पर थोड़ा कट के ऊपर आए दिन वो कूली कट कहलाया जाने लगा था। तो मुझे अफसोस हुआ कि यार ये तो रोज एक ना एक गोद सूनी होती है, एक ना एक बेवा होती है, हर बच्चे से एक परिवार बिछड़ जाता है। तो जब वक्त मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैं अपने एक प्रेरणा ली कि मैंने कहा अब ये एक्सीडेंट यहाँ होने नहीं दूंगी मैं। तो ईश्वर की इतनी कृपा रही मेरे ऊपर कि जब से मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, वहाँ रोड एक्सीडेंट तो मैं होने नहीं दिया, ना छोटा ना बड़ा जी। मगर एक कितना प्रतिशत अगर लगाम लगा है, कम से कम उस मोड़ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हो पाया है जी। लेकिन पुलिस के और ट्रैफिक पुलिस के कम से कम अफसरों ने आपका साथ दिया, आपको पूरे आपके इस अभियान में कितनी सफलता उनकी तरफ से साथ देने से मिली? हाँ, उनके बहुत ज्यादा साथ मिला है मुझे, ऐसी बात नहीं है। जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं सब लोग आते हैं वहाँ पर, बाकायदे रुक के भी जाते हैं, जितने अधिकारी हैं वहाँ पर वो रुक के जाते हैं
और काफ़ी सराहना करते हैं वो इस चीज़ की। कहने लगे अगर डोरिस आप हमारे जवानों के साथ खड़ी होती हैं हमें अच्छा लगता है जी। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। लेकिन आप लोग उनसे पूछते होंगे ना कि अच्छा तो लगता है लेकिन आप लोग रोक क्यों नहीं पाते हो? एक्सीडेंट्स लगातार होते रहते हैं। जी, इसके ऊपर भी ऐसा है कि जैसे हम लोग लोकल हैं वहाँ पे रहने वाले, मैंने कई बार पुलिस वाले वहाँ पिटते हुए देखे। अच्छा। हाँ, वहाँ जो वो बड़ी खतरनाक कॉलोनी है, खोड़ा कॉलोनी जो है वो समझ लीजिए मिनी पाकिस्तान है हमारा। अच्छा। सीधे साफ शब्दों में है कि आतंक का एक बहुत बड़ा वो था, मगर अब तो वहाँ बहुत लगाम लग चुकी है क्योंकि जब से हमारे यहाँ थाने बन गए हैं, चौकी बन गए हैं जी। तब से वो कुछ बंद हो गए। क्योंकि पहले ऐसा था, गांव था, खोड़ा गांव कहलाता था, तो उस वक्त क्या होता था कि मनमानी चलती थी जी। तो जब पाते थे कोई आके वहाँ पर जो है कट्टा यूज कर लेता था, चाकू यूज कर लेता था, आए दिन बदमाशों का कहर रहता था। और आज एक साफ सुथरी कॉलोनी बन चुकी है वो। हरमन सिंह जी के पास चलते हैं। कम से कम आपने अपने इलाके में इस काम को ठीक किया है। हरमन सिंह जी, आप क्योंकि इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री को होने के बाद हमने कम से कम एक सरकार की तरफ से बहुत स्फूर्ति दिखाने की कोशिश की गई थी कि सड़क हादसों को कम करने की प्रक्रियात्मक दिशा में वो बढ़ रही है। नितिन गडकरी कम से कम महाराष्ट्र में रोड को बहुत बेहतरीन बनाने की दिशा में उनका एक अगर कहें अच्छा अनुभव है, लेकिन उसके बाद भी सड़क हादसों में तो कोई रोक उस तरह से लगाम नहीं लगा पाए हैं। हरमन सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इसमें पहले तो मैं जो कक्कड़ साहब बात कर रहे थे जी कि हाँ जी बोलिए। और मैं सबसे पहले जो ये वाक़या हुआ है इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि जो कक्कड़ साहब कह रहे थे कि सेक्शन 304 जो कि नॉन बेलेबल है इस फेंस में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसका कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तकरीबन एक हफ्ता पहले यहाँ हरियाणा में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक कॉलेज की बस और एक डंपर ट्रक के बीच में टक्कर हुई थी और जो डंपर ट्रक था रॉन्ग साइड आ रहा था। तो पुलिस ने उस ड्राइवर के खिलाफ सेक्शन 304 में जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें उसको बुक किया है। सिमिलरली पंजाब में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तो पुलिस वालों की डेथ हुई थी इनोवा कार के साथ एक्सीडेंट होने के बाद, तो उसमें भी पुलिस ने सेक्शन 304 में उसको बुक किया था जो एक्यूज था जी। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है कि जहाँ पुलिस 304 सेक्शन में उनको कर सके। दिस इज डूएबल। ये पुलिस के पास इतनी डिस्क्रिप्शन तो है कि वो उस सिचुएशन को देखते हुए कि भी किस हालात में ये एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसके एक्शन क्या थे, क्योंकि ऐसा नेग्लिजेंट ड्राइविंग है कि भी चलो एक स्टेप है लेकिन सेकंड स्टेप के आप उस इंसान को मरता हुआ छोड़ के वहां से चले गए जी। तो वो एक चीज जो है एक बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी गलत चीज है कि भी आप एक आदमी की जान जा रही है और आप छोड़ के वहां से चलाते हैं जी। और अगर हम टोटल आंकड़ों की बात करें और डिफरेंट जो मेजर रीजंस हैं सड़क हादसों के उनके ऊपर जो एक्शन है, अगर आप ये मेरे पीछे एक येलो कलर का टैग देखते हो तो ये एक यूनाइटेड नेशंस का 10 साल का प्रोग्राम है यूएन डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011-2020। इसमें तकरीबन 5 साल निकल गए हैं और इसमें बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि देयर शुड बी अ रोड सेफ्टी पॉलिसी, देयर शुड बी सेफर रोड्स, सेफर व्हीकल्स, सेफ रोड यूजर बिहेवियर एंड पोस्ट क्रैश ट्रॉमा के अगर भी हादसा होता है तो उसमें लोगों के लिए एम्बुलेंस सर्विस वगैरह का प्रोविजन हो। जी, आप बने रहिए सर हमारे साथ। कोई भी चीज अभी तक पिछले 5 सालों में हमारे देश में इम्प्लीमेंट होती नहीं देखी गई। जी, वो क्यों हो रहा है, वैसा क्यों है, इसका कारण आपसे समझने के लिए वापस आऊंगी हरमन सिंह जी, लेकिन मेरे साथ सुदीप आप हूँ गाजियाबाद से एक कॉलर है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुदीप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून है ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, तब अंग्रेजों के पास ही मोटर व्हीकल हुआ करते थे और आज भारत आजाद हो चुका है 1947 के बाद से। आज भारतीय लोगों के पास गाड़ी आ गई, गाड़ी तो उन्होंने जरूर ले ली लेकिन अकल फिर भी नहीं आई, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई उनके अंदर। आप देख सकते हैं कि दबंग टाइप के लोग और बदतमीज टाइप लोग गाड़ी बीच में खड़े कर देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं और उसके बाद विक्टिम के घर जाकर उनको धमकाते हैं और पुलिस भी उनका साथ देती है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करते
पैसे दे के छुट जाना, क्योंकि जेल जाने का तो नौबत ही नहीं आती है इसके अंदर। अब तो वहाँ जमानत हो गई, अगर कहीं पे मुकदमा दर्ज भी हुआ तो 304 है, डेथ बाय नेग्लिजेंस मुकदमा दर्ज होता है, जो कि कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है। सीधे अपने घर आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कहीं कंपनसेशन की बात आई तो इंश्योरेंस कंपनी भी छोड़ दिया, और अपने ऊपर आई तो उसको डरा धमका के कुछ पैसे दे दिए, कहानी खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं और दरअसल ये हकीकत है। इसी वजह से हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं और हर साल होते हैं और हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि बहुत सारी बातें हुई हैं, निश्चित रूप से सरकार चाहती होगी कि इस तरह की चीजों पर लगाम लगे ताकि आंकड़ों में कमी आए, लेकिन आंकड़ों में कमी आ नहीं रही है। तो क्यों हो रहा है इस तरह से? के पास जाऊं मैं टीआर कक्कड़ साहब, आप पास वापस आते हैं जो कह रहे थे कि इस मामले में भी 304 कोई तहत मामला दर्ज हो सकता है, जैसे कि दूसरे उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स बताए। तो ऐसा नहीं है कि अब तक शुरू नहीं हुआ इस तरह से होना, मतलब पुलिस के हाथ में है। हालांकि आपने कहा था कि पुलिस के हाथ में नहीं है, लेकिन वो कुछ एग्जांपल्स के साथ इस बात को बता रहे थे। जो आज का कानून है उसके हिसाब से ये नहीं है। वैसे तो आप किसी को छोटी सी भी चोट लग जाए तो अगर पुलिस ज़्यादा मतलब उसको एक्सटेंड करती है, उसको तो 307 भी लगा सकती है, 300 मर गया तो 302 भी लगा सकती है, लेकिन ये 304 भी लग सकता है। ये उन्होंने कहा डंपर का और उसका बस का हुआ था, क्योंकि पब्लिक ने शोर मचाया और वो उस वक्त 304 लगा दिया। उसके बाद दूसरी घटना हुई, 2 पुलिस वाले मर गए, क्योंकि पुलिस वाले मर गए तो 304 लगा दिया। ये डिस्क्रिशन क्यों हो? कानून क्यों नहीं कहता कि जब इन हालात में एक्सीडेंट होगा तो ये धाराएं लगेगी? जी। और दूसरा आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेमिनार भी होते हैं, लोगों को सिखाया भी जाता है। आपने 11, 12, 13 और 14 के आंकड़े पढ़े, 1,37,000, 1,41,000, 1,45,000, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जितनी मर्जी आप ये शिक्षा देते रहिए हमारे लोगों को,